हेलो दोस्तों। करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं 3 तारीख के करंट अफेयर्स के संदर्भ में पूरा डिस्कशन। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्लास एक सिंपल क्लास नहीं है। मैंने इसमें आप लोगों के लिए चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई अदर एग्जाम हो, इन सारी चीजों को समेटते हुए मैंने आप लोगों को कंपाइलेशन किया है करंट अफेयर का। इससे बाहर ये समझ लियो कि बहुत ही कम चांस हैं कि आज के टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन जाए या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन टॉपिक आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, आप बाहर नहीं कर सकते। लेकिन एक इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप लोगों को इसके लिए रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठना होगा, उसको नोट बनाने होंगे। और अब अगली बार जब एग्जाम दोगे तब आपके इस रजिस्टर से बाहर क्वेश्चन जाए तो मुझे कहना कि लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 3 तारीख के अगस्त के इस प्रोग्राम में क्या क्या है और क्या क्या नया है। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सरप्राइजिंग फैक्टर्स, और इसमें भी मैं लगातार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट। और आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं कि आज के मास्टर क्लास में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। ये आपके लगभग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से, सोसाइटी एनवायरमेंट से, डिफेंस से, गवर्नेंस से, आईआर से, मॉडर्न हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस से, एनर्जी से। ये सभी 10-12 टॉपिक हैं जो हमको कवर करेंगे। पश्चिमी घाट का एनवायरमेंट का है, फूड्स एंड हेल्थ टैक्स पर आपका टॉपिक है, जीएस पेपर 2 और एनवायरमेंट हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजों को मिलाकर के लगभग 10-12 टॉपिक हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीच में सरप्राइजिंग फैक्टर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको समय पर इसकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वो है आपका अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिससे आपको क्लास की पीपीटी पीडीएफ प्रॉपर आपको मिलती रहे। और साथ के साथ आपको फॉलो करना है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू। और जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और की पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा जिनको मैं आपको आगे सरप्राइजिंगली कुछ और भी चीजें करने वाला हूं। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से क्लास देखिएगा। MASLD और लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, ये क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। यानी कि MASLD एक डिजीज बढ़ती चली जा रही है कि बढ़ते मामलों के कारण लिवर की जांच, विशेषकर ALT एंजाइम की नियमित स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। यह इसलिए चर्चा में आया। तो MASLD का कंसेप्ट क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? लिवर डिजीज से जुड़ा हुआ है। और इसमें LFT का जो टेस्ट होता है, आप उसको समझ लीजिएगा, लिवर फंक्शन जो टेस्ट है उसको लेकर के। क्योंकि शहर जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, खान पान बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है, तमाम तरह की चीजें हैं, ड्रग्स है, मेडिसिन है, पेन किलर है, उसकी वजह से हमारा जो लिवर है वो फैटी होता चला जा रहा है। तो उसके पीछे लगातार आपके ALT एंजाइम कितना एक्टिव है कितना नहीं है, इसको देखने की बात चल रही है। तो एक्चुअल में इसका जो पुराना नाम था MASLD का, उसका नाम था NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि ये फैटी एसिड जरूरी नहीं है कि अल्कोहल की वजह से ही होता हो, ये नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हर 3 में से एक भारतीय वयस्क बच्चा साइलेंट लिवर सूजन से पीड़ित है। यस, इंपॉर्टेंटली लगभग भारत की 1/3 जनसंख्या, लगभग हम कह सकते हैं तो फैटी लिवर से ग्रसित है। और यह सीधे तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब लिवर का प्रॉब्लम होगा तो इंसुलिन की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। और हमारे यहां देश में आप लगातार समझ रहे होंगे फैटी लिवर और हाई जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज का कंसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सारा सीधा सीधा कंसेप्ट इसके लिंक है। तीसरा परम, बीमारी शुरुआती दौर में लक्षणहीन होती है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। यानी पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है या नहीं है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब की पॉइंट क्या है? ALT, एलानाइन अमीनोस ट्रांसफरेज
जो है आपका अमीनो ट्रांसफरेज जुड़ा, ये है इसका कंसेप्ट। लिवर की चोट का सबसे सटीक संकेतक होता है यानी कि एएलटी का टेस्ट कराना। ये लिवर सेल्स जिन्हें हेपेटोसाइट्स में पाया जाता है, लिवर डैमेज होने पर ये खून में लीक होने लगती हैं। ये रहे डैमेज लिवर, खून लीक करने लगता है, एंजाइम में खून का रिसाव होता है और हाई एएलटी लेवल आ जाता है और फिर आपका लिवर डिसफंक्शन होना शुरू कर देता है। तो एएसटी से बेहतर है, एएसटी दिल और मांसपेशियों में भी होता है, लेकिन ये एएलटी मुख्यतः लिवर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, एएलटी किसका है? एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज आपके लिवर का है। विटामिन बी6 की इसको आवश्यकता क्यों होती है? एएलटी को सही से काम करने के लिए विटामिन बी6 की जरूरत होती है, क्योंकि इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इससे कवर होती है। तो रीट डी रिटिस अनुपात क्या होता है? एएसएल एएसटी और एएलटी रेशियो अगर एक से ज्यादा है एमएसएलडी तो वायरल हेपेटाइटिस है, और एक दो से कम है तो शराब के कारण लिवर डैमेज हो रहा है। ये समझ लेना, ये कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। तो एएलटी एंजाइम का बढ़ा हुआ स्तर लिवर सेल डैमेज करने का सबसे बड़ा बायोमार्कर है, ये ध्यान रखना। तो आपके लिवर में चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? एएलटी। ये हमारा बायोमार्कर है, हमें बताता है कि हमारी कंडीशन क्या है। ओके, तो ये रहा आपका पहला टॉपिक। होपफुली कि आपको की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एएलटी, एमएसएलडी, इनके पुराने नाम, इतनी चीजें याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमें इसमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमें एएसटी जो दिल और हार्ट से रिलेटेड है, एएलटी लिवर से रिलेटेड है, कौन सी सेल्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है मॉकिन जनजाति। अब मॉकिन जनजाति क्यों चर्चा में है, कहां पर पाए जाते हैं, दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है और इनकी खास विशेषता क्या है। देखिए, हालिया शोध में अंडमान सागर की मॉकिन जनजाति बच्चों में पानी के नीचे डॉल्फिन जैसी दृष्टि की पुष्टि हुई है। यानी कि मॉकिन जनजाति के लोग पानी के नीचे बिल्कुल डॉल्फिन जैसे बिल्कुल साफ चीजें देख सकते हैं। यानी कि ये तो वही कहानी हो गई जैसे हमने अवतार मूवी देखी हॉलीवुड वाली। उसमें सेकंड पार्ट में आप देखते हैं कि कुछ जो नीले जो इंसान थे, उनके जो मित्र थे, मित्र कबीला था, उनके बच्चे जो हैं समुद्र में आराम से जाकर के तैर सकते हैं, समुद्र के पानी में गहराई में वो तैरते रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनजाति ऐसी रही होगी, कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो है। तो मॉकिन जनजाति वैसी ही है, पानी के नीचे, इसमें डॉल्फिन जैसी दृष्टि क्लियर हुई है। अब ये कहां पाई जाती है? म्यांमार के मरगुई द्वीप समूह और थाईलैंड के सुरिन द्वीप में भी रहते हैं ये, अंडमान सागर में, ये ध्यान रखना। तो सुरिन द्वीप कहां है? ये रहा सुरिन द्वीप, और ये है आपका मरगुई द्वीप समूह, और ये है आपका कौन सा सागर? अंडमान सागर। तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पर पाए जाते हैं। ये पारंपरिक कवांग नामों पर रहने वाले खानाबदोश हैं, बिना ऑक्सीजन के डाइविंग करते हैं सीधे समुद्र में, बिना ऑक्सीजन के। ये अपने ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज के कारण 2004 की सुनामी में बच गए, अपनी परंपरागत तकनीक की वजह से। और वर्तमान में ये नागरिकता और संरक्षण कानून के कारण अपनी घुमंतु पहचान खो रहे हैं। इनकी जो अपनी आइडेंटिटी है ये रही। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तो आइलैंड्स ध्यान रखिएगा, दूसरा जनजाति के बारे में ध्यान रखना, तीसरा इनका विजन क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्यों पहचान है, इसको जान के रखिए। अब बात आती है कि मानव शरीर का पर्यावरणीय अनुकूलन। मॉकिन बच्चों की आंखों ने पानी के भीतर देखने की विशेष तरीका सीख लिया है। ये है आपकी सिंपल, सामान्य आंख होती है तो इसके आगे इमेज नहीं बनती, लेकिन इनके लिए आंखों ने प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि प्यूपिल सिकुड़ना, पानी के नीचे पुतली 2 mm तक सिकुड़ जाती है। पिनहोल कैमरा जैसा शार्प फोकस बनाती है इनमें, बिल्कुल शार्प। लेंस का आकार बनना, ये अपनी आंखों के लेंस को सिकोड़कर रोशनी को सही से रेटिना पर फोकस कर लेते हैं, आराम से उसके अंदर देख लेते हैं। सीखा हुआ गुण, ये फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है, जीनेटिक म्यूटेशन नहीं है, बल्कि अभ्यास से सीखा गया ये शारीरिक बदलाव है। ये धीरे धीरे अभ्यास से इन्होंने करना सीख लिया। अब ये कैसा हो गया? जेनेटिक भी हो गया। बजाऊ जनजाति से अंतर, इसी प्रकार की एक बजाऊ जनजाति और भी है।
इंडोनेशिया की बजाउ जनजाति में जेनेटिक रूप से बड़ी प्लीहा विकसित हुई है, जबकि मॉकिन ने यह गुण अपने से सीखा है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, उनके अंदर स्प्लीन लार्ज साइज का स्प्लीन होता है वोकिन जनजाति बजाऊ में, और ये इनका सीखा हुआ गुण है। तो मॉकिन जनजाति का अंडर वाटर विजन जेनेटिक म्यूटेशन नहीं बल्कि पर्यावरणीय अनुकूलन है। उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है इस तरीके से। तो ये की पॉइंट जरूर याद रखना। और बजाऊ जनजाति के बारे में भी, मॉकिन जनजाति के बारे में भी क्या स्पेशलाइजेशन है, दोनों का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण, ये रहा, ये बनाया गया है डाइविंग सपोर्ट वेसल। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण सौंप दिया है। अब ठीक है, निपुण है, कैसा है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, डीएसपी, याद रखिएगा। दूसरा, ये निस्तार क्लास का है, दूसरा जहाज है, पहला था आईएनएस निस्तार, इंपॉर्टेंट। तो निस्तार सीरीज का है, इसमें लगभग 80% पार्ट जो है वो स्वदेशी इंडिजिनस है। इसके शामिल होने से नौसेना की पूर्वी पश्चिमी दोनों तटों पर डीप सी रेस्क्यू की सुविधा मिल गई है। अगर हमें किसी को रेस्क्यू करना है गहरे समुद्र में से, इसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। निपुण का अर्थ होता है संस्कृत में कुशल या पारंगत। यह आपके डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत की तकनीक को दर्शाता है। क्यों भाई, क्लियर रहेगा, याद नहीं? कौन सी क्लास सीरीज है, निस्तार है। कहां, किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। दूसरा जहाज है, पहला निस्तार था, ठीक है ना। अब डीप सी रेस्क्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके की पॉइंट क्या है, इससे हमें क्या होगा, यह जहाज गहरे समुद्र में फंसी हुई पनडुब्बी क्रू के बचाने के लिए मदरशिप के रूप में काम करता है। ये फंस गई है तो ठीक है भाई, ये रहे, उससे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आराम से रोबोटिक जो मशीन वगैरह होती है वो जाकर के वहां से उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। तो डीप सी सैचुरेशन डाइविंग, गोताखोर बिना बार बार डिकम्प्रेशन के गहरे समुद्र में लंबे समय तक काम कर सकते हैं। डीएसआरबी मदरशिप या डीप सबमर्जेज रेस्क्यू व्हीकल को लॉन्च करके रिकवर करने का मुख्य प्लेटफॉर्म है। ये रहा आरओबी, इसमें रिमोट से चलने वाले व्हीकल लगे हुए हैं जो गहरे पानी में खतरे वाले काम करते हैं। ये रहे आरओवी, ये आपके वो हैं डीएसआरवी रेस्क्यू व्हीकल, इसके माध्यम से उनको बचाया जाता है। तो इनके विजुअल जो कंसेप्ट है इनको आप आराम से समझिएगा। सोचिए 2 किलोमीटर नीचे तक, अब आपकी सोचिए ये पड़ी फंसी हुई है आपकी पनडुब्बी, ये रोबोटिक एक तरीके से आर्म है और ये एक रेस्क्यू व्हीकल है जो इनके साथ अटैच्ड है। इसके माध्यम से आराम से ये काम कर सकते हैं। आप देख लीजिए इमेज, विजुअल आराम से समझ में आ जाएगा। तो आरओवी रिमोट से चलने वाले वाहन हैं जो पानी वाले खतरे वाले क्षेत्र में काम करते हैं। अब इससे क्या होगा, समुद्र के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा होती है, केबल की, पाइपलाइन की, और विदेशी नौसेनाओं पर निर्भरता खत्म हो जाती है कि भाई वो करते थे, अब हम सेल्फ डिपेंड होने जा रहे हैं, हम अपनी केबल, अपने पाइपलाइन आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और ये रहा आपका कंसेप्ट, ये आपको पीपीटी में मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आपके तीनों टॉपिक के मैंने यहां पर एक सैंपल के तौर पर दिखाए हैं, इसका रिवीजन। जैसे निपुण किस वर्ग का पोत है, निस्तार क्लास का। निपुण का निर्माण किसने किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। निपुण के लगभग कितने स्वदेशीकरण है, 75 से 80% स्वदेशीकरण है। निपुण का मुख्य कार्य क्या है, सबमरीन रेस्क्यू और डीप सी डाइविंग सपोर्ट। निपुण की सिस्टर शिप कौन सी है, आईएनएस निस्तर, जो सबसे पहले बना था। मॉकन सी नोमेड्स किस समुद्र में रहते हैं, अंडमान सागर में रहते हैं। मॉकन किन देशों में पाए जाते हैं, म्यांमार, थाईलैंड के क्षेत्र में। किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेनेशियन परिवार से। मॉकन की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है कि बिना गॉगल्स के पानी के अंदर स्पष्ट देखने की क्षमता। सुनामी के दौरान मॉकन क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया था, अब बच गए। एएलटी का पुराना नाम क्या है, एसजीपीटी, सेरम ग्लूटेनिक पायरुविक ट्रांसमिशन। एएलटी मुख्यतः किस अंग में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। एएलटी किस विटामिन पर निर्भर है, विटामिन बी6 पर। एमएसएएलडी का पुराना नाम क्या है, एनएएफएलडी। एएसटी एएलटी रेशियो 2 किस रोग का संकेत देता है, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज का। अगर आपका रेशियो 2 से ज्यादा है तो यह आ गया। तो रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया तीनों पॉइंट का, मजेदार रहा।
यही है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नक्शा प्रोजेक्ट, शहरी भूमि रिकॉर्ड रखने का आधुनिकीकरण। पहला तो यह ध्यान रखें किस मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गोवा में नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपत्ति के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी नागरिकों की शंकाओं को दूर करने का स्पष्टीकरण जारी किया है। ये रहा उद्देश्य क्या है, शहरी और उपशहरी क्षेत्रों को हाईटेक 3D जीआईएस मैपिंग करना कि कहां कहां पर किस किस की कौन कौन सी जगह है, जीपीआई जीआईएस के थ्रू। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी मंत्रालय नहीं है। तकनीकी भागीदार सर्वे ऑफ इंडिया इसके एरियल सर्वे का नेतृत्व कर रहा है। यह केवल एक मैपिंग पहले है, इसमें किसी कानूनी मालिकाना हक को नहीं बदलता, केवल मैपिंग कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी राइट, शहरी नियोजन, ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। की पॉइंट, यह प्रोजेक्ट शहरी क्षेत्र में, ध्यान रखना, शहरी क्षेत्रों में जटिल संरचनाओं का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार करने में काम करेगा। लेकिन मंत्रालय ग्रामीण विकास, अंतर रखिएगा। इसमें 5 एंगल ऑब्लिकल कैमरा और लिडार तकनीक का उपयोग करके 3D मॉडल बनाए जा रहे हैं। इन दोनों तकनीक का उपयोग करके, एक तो लिडार और दूसरी 5 एंगल ऑब्लिकल कैमरा। इससे क्या होगा, सर्वे के समय मालिक का मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। एनआरई के लिए सुरक्षित प्रावधान है कि भाई सर्वे हो गया, ठीक है, ओके, कोई भी कर नहीं, बना दिया, सारा क्लियर। इससे शहरी नियोजन, म्युनिसिपल टैक्स का सटीक आकलन और जमीन के विवादों में भारी कमी आएगी। ये रहा। अब इसी तरह की एक योजना और थी, स्वामित्व योजना। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की आबादी शामिल थी, 2D मैपिंग होती थी ड्रोन के माध्यम से, सिंगल स्टोरी ढांचे की जांच होती थी। पंचायती राज मंत्रालय था स्वामित्व योजना का, अंतर कर लीजिएगा। और नक्शा प्रोजेक्ट शहरी और उपशहरी 3D जीआईएस मैपिंग है, लिडार तकनीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए इसमें डिजाइन होती है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। समझ में आ गया दोनों का, स्वामित्व और नक्शा प्रोजेक्ट, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। चलिए अगला हम टॉपिक बात कर रहे हैं, भारत की ध्रुवीय रणनीति और पोलर एम्बेसडर। ये क्या है? अभी हाल ही में विदेशी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत की आर्कटिक नीति में विज्ञान से कूटनीति की ओर बढ़ने की जोरदार सिफारिश की है कि भाई हमें केवल आर्कटिक नीति नहीं बल्कि विज्ञान से कूटनीति के ओर हमें बढ़ना होगा। अब कैसे? समिति ने यह कहा कि हमें एक पोलर एम्बेसडर नियुक्त करने की जरूरत है जो हमारे पोलर एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर सके। वर्तमान में आर्कटिक मामलों को विदेश मंत्रालय एक छोटा सा पोलर सेल संभालता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है विदेश विभाग के अंतर्गत। अब 2013 से आर्कटिक परिषद का ऑब्जर्वर देश भी है भारत, 2013 से। इन सारे पॉइंट को याद रख लीजिएगा। पोलर सेल किस डिपार्टमेंट में आता है? विज्ञान नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय में पोलर एम्बेसडर नियुक्त करने की बात की गई है। समिति ने आर्कटिक परिषद की पूर्ण सदस्यता का प्रयास करने की भी सलाह दी है कि हमें आर्कटिक काउंसिल का एक पर्याप्त पूर्ण मेंबर, फुल टाइम मेंबर बनना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे आर्कटिक इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स और जलवायु कूटनीति में बढ़ती हुई राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है। तो ये रहा, ये नॉर्थ पोल है, ग्रीनलैंड, स्वालैंड, तो ये रहा आपका कंसेप्ट। तो ये आर्कटिक पॉलिसी के तहत है। अब क्यू पॉइंट क्या है? आर्कटिक क्षेत्र अब केवल विज्ञान का नहीं बल्कि व्यापारिक मार्गों और खनिजों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। अब इसमें आर्कटिक परिषद 1996 में बनी थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं। ध्यान दें, यह सैन्य सुरक्षा पर चर्चा नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक परिषद ऑब्जर्वर की सीमाएं, भारत जैसे ऑब्जर्वर देशों को भारतीय परिषद में वोट देने या स्थायी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, केवल वॉच कर सकते हैं। एम्बेसडर की आवश्यकता, चीन, जापान जैसे एशियाई देशों के पास पहले से पोलर एम्बेसडर हैं, तो यह कूटनीतिक वजन बढ़ाएगा। अगर हमारे एम्बेसडर हैं तो लगातार उनसे टच में रहेंगे, अपनी बात रखेंगे, कह सकते हैं। भारत की आर्कटिक कूटनीति, आर्कटिक नीति 2022 में बनाई गई थी। 6 स्तंभों में से आपका 7वां स्तंभ भू राजनीतिक रणनीति जोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया है कि 6 नहीं, अब 7 स्तंभ होने चाहिए। कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक भी पॉइंट आपके लिए ऐसा नहीं है दोस्तों जिसको आप नोट ना करना चाहें। और आपको क्या लगता है कि ये सारे पॉइंट आपको किसी किताब में मिलने वाले हैं, कहीं पढ़ने को मिलने वाले हैं? कितना आप पढ़ोगे किताबों से?
यहां से मिल रहा है, फटाफट नोट्स बनाइए और तैयार कर जाइए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, इससे बाहर आपको शायद ही कुछ मिलेगा माय डियर। बहुत कुछ, बहुत कम मिलेगा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम चल जाएगा इसमें से। तो देखिएगा, मेंबर स्टेट 8 हैं, 2 परमानेंट पार्टिसिपेंट हैं, इंडिजिनस ग्रुप हैं, और 3 तीसरे नंबर पर होते हैं ऑब्जर्वर्स, इंडिया, चाइना जैसे देश जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ओके, अगला एक टॉपिक, शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस। अभी 2 दिन पहले हुआ। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विलेज जेल में फांसी पर चढ़ाए गए महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को हाल ही में देश भर में श्रद्धांजलि दी गई है, इसलिए चर्चा में है। इनका जन्म कहां हुआ? पंजाब के संगरूर जिले में। इनका बचपन का नाम था शेर सिंह, तो शहीद उधम सिंह का नाम रख लीजिए शेर सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और ब्रिटिश शासन से बदला लेने का उन्होंने संकल्प ले लिया। वे बाद में गदर पार्टी से जुड़े और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय रूप से उससे भी जुड़े रहे, भगत सिंह के प्रभाव में। उत्तराखंड में उनके नाम से ऊधम सिंह नगर जिले का नाम रखा गया उनके सम्मान पर। ये ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। इन्होंने किसकी हत्या की? माइकल ओ डायर की हत्या और ऐतिहासिक महत्व। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले जनरल डायर को नहीं, बल्कि उसके असली राजनीतिक योजनाकार को निशाना बनाया था। जो असली योजनाकार था माइकल ओ डायर, एक आर डायर, एक माइकल ओ डायर, दो। जो असली था उसको टारगेट किया उन्होंने। जिसने गोली चलाई थी वो नहीं है, वो तो आर डायर है, ये ओ डायर है, माइकल ओ डायर। इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक किताब में रिवॉल्वर छिपा करके उन्होंने डायर को गोली मारी थी। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, जो भारत की धार्मिक एकता का प्रतीक था। बचाव पक्ष के वकील के रूप में वी के कृष्ण मेनन ने उनका केस लड़ा था। और उधम सिंह का बलिदान न केवल साम्राज्यवाद का प्रतिरोध था, बल्कि राम मोहम्मद सिंह आजाद के रूप में धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक था। यह ध्यान रखिएगा। तो पहली बात, इनके बचपन का नाम क्या है? शेर सिंह। क्यों इतने ज्यादा क्रांतिकारी बने? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। बाद में वो 2 पार्टियों से, गदर पार्टी से जुड़े रहे, और इन्होंने कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर, कौन माइकल ओ डायर? आर डायर नहीं, जिसने गोली चलाई थी, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, उसको गोली मारी थी, जो उसका मैन पर्पस था। तो ये ध्यान रखिएगा, लोग नहीं जानते कौन से वाले को मारी। पहले तो लोगों को यह भी नहीं पता है कि एक्चुअल में डायर एक था कि 2 थे। इसने मैन जो है मुख्य, उसको मारा। और ये इसी तरीके से मैंने अगले 3 का और आपको एक रिवीजन चार्ट मैंने दे दिया है। अब बताइएगा कि ये रिवीजन चार्ट कैसा? मैं यहां पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, वो आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए साथ के साथ में। है ना मजेदार? पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बीच में ही काम चल जाएगा। अब आ जाइए अगला टॉपिक, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, टीएमजेड। अब तक तो हमने देखा था भाई, आपके बहुत सारे अलग अलग जोन हैं, रेलवे जोन है, इलेक्ट्रिसिटी जोन है। अब तो सोचिए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बन गया। संचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ने ग्वालियर में भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सह हस्ताक्षर किए हैं। तो कहां पर बनाया जा रहा है? ग्वालियर में। ऑनरशिप क्या रहेगी? 51% हिस्सेदारी एमपी सरकार की और 49% दूरसंचार विभाग की हिस्सेदारी रहेगी। फंडिंग, केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपए प्रारंभिक अनुदान देगी। अब इसका काम क्या है? भारत को केवल असेंबली लाइन से हटाकर स्वदेशी डिजाइन और डीप टेक की ओर लेकर के जाना है, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर लेकर के जाना है। ये रहा, यानी कि रिसर्च, डीप रिसर्च को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब की पॉइंट क्या है? यह सामान्य सेज से अलग है। यहां रिसर्च होगा, टेस्टिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही जगह पर होगी। सेज में ऐसा नहीं होता। यहां पर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनियों को 5G और 6G की टेस्टिंग करने के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी लैब बनी बनाई मिलेगी। सारे काम यहीं पर होंगे, सरकार बना करके सब कुछ देगी, कंपनियां आए और काम करें।
घरेलू मूल्यवर्धन, अभी भारत आयातित पुर्जों को केवल असेंबल करता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, हम टीएमजेड से पेटेंट और आई उच्च मूल्य वाले कंपोनेंट्स भारत में बनाएंगे। यस। राज्यों को प्रोत्साहन, एमपी सरकार 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर, सोचिएगा, जमीन और जगह उनको उपलब्ध कराएगी, उन कंपनियों को। राज्य का 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर जमीन देगी, 100% स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी, बिजली में भारी रियायत दे रही है कि आओ भाई और काम करो। और टारगेट क्या है, 5G 6G रेडियो उपकरण, उनके सेमीकंडक्टर, उनकी पैकेजिंग और उनके राउटर्स को डेवलप करना, विकसित करना, बनाना, यहीं पर सब कुछ। तो इसको देंगे R&D, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, शेयर टेस्टिंग, ग्लोबल एक्सपोर्ट, उसके बाद निर्यात करना। तो एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं तो कहता हूं हर राज्य में होना चाहिए इस तरह की चीज। क्यों भाई, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि हर राज्य में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एवरीवन, जवाब दीजिए। क्या केवल एमपी ग्वालियर नहीं होना चाहिए? बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, उत्तराखंड में, ऐसे राज्यों में क्यों नहीं होना चाहिए? उड़ीसा वगैरह में, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होने चाहिए इस तरह की चीजें? बनाइए, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा भाई, और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। सॉफ्टवेयर के हब तो ऑलरेडी हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण दे दिया गया है। संसद ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी कड़ा कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का अवसर है। विधेयक 1971 के मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, यह ध्यान रखना। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसमें धारा 3 में संशोधन करता है, और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। ये रहा। तो यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ कानूनी संरक्षण का प्रावधान है। अब इसमें क्या है, नई सजा क्या है? वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा दिया जाएगा। वंदे मातरम गाने से रोकने या बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। बार बार अपराध, दोबारा दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 वर्ष की जेल अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है ना? संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य में ध्वज और राष्ट्रगान का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रीय गीत का नहीं है। अब इसमें जोड़ा जाएगा, अभी है ला क्या है नहीं। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषित किया था, स्वतंत्रता संग्राम के कारण वंदे मातरम को जनगण गण के समान सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। अब जाकर के हो गया, कुल मिलाकर के। ओके, क्लियर है? तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, सेक्शन 2 नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 3 नेशनल एंथम, ये रहा। और इसी में जुड़ जाएगा न्यू अमेंडमेंट एक्ट नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, सेक्शन 3 में ये जुड़ेगा। अब आ जाइए अगला टॉपिक, कारा और जेजे एक्ट, विशेष बच्चों को अपनाना। अब ये क्या है कंसेप्ट है? राजस्थान में एक फ्रांसीसी एकल महिला, सिंगल महिला थी। उसने कारा और वहां के जिलाधिकारी के आदेश के माध्यम से एक विशेष आवश्यकता वाली बच्ची की सफलतापूर्वक गोद लिया है। उसको अकेली मदर है, फिर भी उसने एक गोद ले लिया, किसके? डीएम के आदेश और कारा के नियम के तहत। अब भारत में कंडीशन क्या है? भारत में गोद लेने की प्रक्रिया, जिसे हम कारा कहते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, वो इसको मैनेज करती है। अथॉरिटी प्राधिकरण है, ध्यान रखिए। कारा क्या है? ये रहा। यह प्रक्रिया किशोर न्याय, जुवेनाइल जस्टिस के अधिनियम 2015 और इसके 2021 के संशोधनों के आधार पर है। यह भी याद रखिएगा कि इसमें कब कब संशोधन हुआ, कब यह बनाया गया। भारत में 1993 के हेग कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, जो अंतर्देशीय एडॉप्शन को सुरक्षित बनाता है। तो हेग कन्वेंशन का संबंध किससे है? कि एक देश के दूसरे देश के नागरिकों को गोद लेना, उसके कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो जीएस पेपर 2 और सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आपका है, ये रहा। तो कारा, जेजे और हेग कन्वेंशन, 3 चीजें आपको याद रखनी है। मैंने पहले ही कहा, देखिए ये वो चीजें हैं माय डियर, जो आपको एग्जाम में नहीं मिलते, आपकी बुक्स में नहीं मिलती हैं, कोई क्लास में नहीं कराता है, और फिर कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आए।
समझ में आ गया ना क्वेश्चन कहां से आते हैं? यही है वो चीज। क्लियर? एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, बाद में मजा आएगा। अब जेजे एक्ट में संशोधन और डीएम की शक्तियां क्या है? 2021 के संशोधन ने गोद लेने की प्रक्रिया को सिविल कोर्ट से निकालकर सीधे प्रशासन को सौंप दिया है। डीएम का अधिकार, अदालती देरी कम करने के लिए अब एडॉप्शन ऑर्डर केवल जिलाधिकारी या एडीएम जारी करते हैं, पहले सिविल कोर्ट जारी करता था। एकल माता पिता का नियम, एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन एकल पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता। पुरुष नहीं ले सकता, लड़की को नहीं ले, लड़के को ले सकता है, महिला किसी को भी ले सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यदि विकलांग बच्चे को घरेलू माता पिता नहीं मिलते तो उसे मात्र 15 दिन बाद विदेशी एडॉप्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भाई विदेशी भी इसे ले सकता है। अपराधों का वर्गीकरण, जेजे एक्ट में 3 से लेकर के 7 साल की सजा वाले अपराधों को अब असंज्ञेय बना दिया गया है। ये रहा जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। तो चाइल्ड फ्री एडॉप्शन है, मैच्ड कारा है, और फाइनल लीगल ऑर्डर बाय डीएम, नॉट द सिविल कोर्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, पीएम सूर्य सरोवर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पीएम सूर्य मित्र योजना सुनी होगी, किसान मित्र योजना सुनी होगी। अब सूर्य सरोवर योजना, सरोवर और सूर्य का कंसेप्ट, यानी कि अब तालाब में हम सोलर पैनल लगा करके बिजली बनाएंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं बिजली बनाने के लिए, क्योंकि जरूरतें पड़ रही हैं, तो नेचुरल सी बात है, काम करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के लिए 5070 करोड़ की लागत वाली पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य है कि 5000 मेगावाट यानी कि 5 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर पैनल की क्षमता को स्थापित करना है। स्टोरेज अनिवार्य, इसके साथ साथ 10,000 मेगावाट जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना भी अनिवार्य है, 10,000 की। नोडल एजेंसी क्या है? सेकी है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह लागू की जा रही है। और भारत में फ्लोटिंग सोलर की तकनीक क्षमता लगभग 102 गीगावाट की है, लेकिन अभी मात्र 0.7 गीगावाट ही चालू है, और इसके माध्यम से हमारा टारगेट है 5 गीगावाट इससे हम बना लें। तो आपके सोचिएगा जीएस पेपर 3 के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। यह तकनीक जमीन पर लगने वाली सोलर पैनलों से कई मायनों में बेहतर है। इससे सबसे बड़ी बचत क्या है? जमीन की बचत होती है, क्योंकि बांधों और झीलों पर लगता है, जिससे कृषि योग्य भूमि बच जाती है। दूसरा, पैनल की उच्च दक्षता, पानी की ठंडक के कारण पैनल गर्म नहीं होते, बिजली उत्पादन को बढ़ाता है। जल संरक्षण, पैनल पानी को ढक लेते हैं, जिससे बाष्पीकरण कम होता है। हाइब्रिड ग्रिड, हाइड्रो पावर डैम्स पर लगाने से उसी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया जा सकता है, जहां से जल बिजली बनाई जाती है, उसी ट्रांसमिशन लाइन से आपकी ये बिजली भी चली जाएगी। सब्सिडी, सरकार चालू होने पर 1 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की वित्तीय सहायता देगी। ये रहा, ये आपका कंसेप्ट है, और ये आपका ये वाला कंसेप्ट है। दोनों को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका मजा आ जाएगा। क्यों भाई, आ जाएगा नहीं? चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट का, पश्चिमी घाट संरक्षण को लेकर के। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, गुजरात, एमपी, गोवा, वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा। संजय कुमार विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि इको एरिया अधिसूचना पर राज्यों की आपत्तियां सुलझाई जा सके। अब कहोगे जुलाई तो निकल गया, यस, कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया था। ध्यान रखना, केंद्र ने कई ड्राफ्ट जारी किए, लेकिन कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के विरोध से अंतिम सहमति नहीं बन सकी इस चीज के लिए, कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन 3 राज्यों ने इस पर कोई भी सहमति नहीं दी। राज्य कृषि, खनन और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का कड़ा विरोध कर रहे हैं, बोले कि इस प्रोजेक्ट से हमारे यहाँ पर जो राज्य की कृषि है, खनन है, स्थानीय आजीविका है, वो प्रभावित हो जाएगी। स्थानीय हितधारक केवल सैटेलाइट इमेजिंग के बजाय भौतिक जमीनी सत्यापन की मांग कर रहे हैं, कि भाई हम जमीन से सर्वे करेंगे, वो करेंगे नहीं। 6 राज्यों में फैला हुआ 1600 किलोमीटर लंबा एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है संजय कुमार विशेषज्ञ पैनल किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो, ये रहा। कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता हो गया। पर्यावरण संरक्षण और उसके विकास के बीच संतुलन, इससे पहले एक माधव गॉडगिल
समिति बनाई गई थी, 100% ईएसए की बात कही थी। ईएसए बोले तो एनवायरमेंट को लेकर के, ठीक है ना। पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को लेकर के ये। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 325 के तहत यह अधिसूचित किया जाता है, ईएसए को डिक्लेयर किया जाता है। यह ध्यान रखना किसके तहत ईएसए डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद एक कस्तूरी रंगन कमेटी बनी 2 साल के बाद में, जिसने कहा 37% ईएसए होने चाहिए। गाडगिल रिपोर्ट को नरम करते हुए उन्होंने 37% क्षेत्र को ईएसए बनाने का सुझाव दिया ताकि आर्थिक विकास भी होता रहे। पर्यावरण में तो यह मानसून नियंत्रक है। 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यहां लालटेन मकान जैसी लुप्त प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात वही आती है कि ईएसए को डिक्लेयर करने के लिए अभी 3 राज्यों ने सहमति दी ही नहीं है इसको लेकर के कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कैसे काम किया जाए। और एक लास्ट टॉपिक आज का आपका एक और भी है, एचएफएसएस फूड पर स्वास्थ्य कर। अब कहोगे एचएफएसएस क्या है ये? एचएफएसएस देखिए, आईसीआरएनआईएन ने भारत में बढ़ते हुए मोटापे को रोकने के लिए उच्च वसा, चीनी और नमक, हाई फैट, साल्ट एंड शुगर वाले खाद्य पदार्थों पर 20 से 32% अतिरिक्त स्वास्थ्य कर लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि मोटापा इसी से बढ़ रहा है। भारत में एक तरफ तो देखिए कुपोषण है, दोहरा बोझ है, मल न्यूट्रिशन, ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी इलाकों में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। और वहीं पर अल्प पोषण के साथ दूसरी तरफ शहरों के क्षेत्र में मोटापा बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक लगभग 2.5 करोड़, मतलब 2.7 करोड़ लोग से अधिक बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे लगभग। संसदीय समिति ने पैकेट पर स्पष्ट पोषण लेवलिंग अनिवार्य करने की वकालत की है कि FOPNL जो लेवलिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से बताए कि इससे कितना फैट बढ़ेगा, कितना होगा। WHO के अनुसार 133 देशों ने गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए अस्वस्थ खाद्य पदार्थों पर कर लगाए हैं। भारत में नहीं लग रहा। 133 देशों ने WHO के अनुसार। यस, तो ये है आपका कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह की चीजों पर ज्यादा टैक्स हो। और ये है आपकी ज्यादा शुगर वाली चीजें, ज्यादा शुगर, साल्ट, फैट ये रही, और दूसरी तरफ है ये रही, इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसमें इसी तरह का एक कंसेप्ट और आता है, पिगुबियन टैक्स कहते हैं, पिगुबियन टैक्स। यह उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे सिंटैक्स, जंक फूड, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इस तरह की चीजें जो हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती है, उसी में आता है, जंक फूड भी आता है। और इस तरह का जो टैक्स लगता है इसी को कहते हैं पिगुबियन टैक्स। और मैं इकोनॉमी में आपको कई बार पढ़ाया भी है, ये ध्यान रखना। वैश्विक घरेलू मानक, कोलंबिया का जंक फूड लॉ दुनिया का सबसे प्रगतिशील मॉडलों में से एक है। एफएसएसएआई ने स्टार रेटिंग आधार पर भारत की पोषण रेटिंग की शुरुआत की है। किसने? एफएसएसएआई ने, कि पोषण की रेटिंग बनाई जाए। टैक्स का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता मांग को कम करना, कंपनियों के स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करना, स्वास्थ्य ढांचे के लिए राजस्व जुटाना। जब महंगा फूड हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे कि यार छोड़ो यार बहुत महंगा है। स्कूल रेगुलेशन, नियमों के तहत स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में एचएफएसएस उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। 50 मीटर में क्या ही होता है, बच्चे टहल के जाकर लेके आ जाते हैं। यह है आपका कंसेप्ट, और ध्यान रखिएगा। और इस क्लास की पीपीटी चाहिए तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका ये रहा आपका इंस्टाग्राम। और बाकी जो मैंने कहा था आपके सारे के सारे क्विक रिवीजन टॉपिक ऑफ द डे मनोज कुमार, इसको आप देख सकते हैं। ये रहे सारे के सारे टॉपिक के सारे कंसेप्ट हैं, आंसर है, रिवीजन करने के लिए बेहतरीन। बताइए कैसा रहा मेरा आज का प्रोग्राम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लोगों को मोटिवेट करिए कि लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।